everyone, welcome you all in your English class. I am Divyanshi Sharma and today I am going to start the most beautiful chapter of English grammar, that is the figure of speech. स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रामर का चैप्टर है वो भी मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा कैसे हो सकता है। सो स्टूडेंट, फिगर ऑफ स्पीच में आप जो है इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि जो है अगर आपको खुद को सजाना होता है या आपको कहीं अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है, अच्छे से जो है अपने आप को प्रस्तुत करना होता है, ये कहीं पार्टी वार्टी में आप जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, खुद को सजाने के लिए आप सुंदर सुंदर ड्रेस पहनते हैं और अच्छे से आभूषण पहनते हैं और क्या होता है अपने आप को मेकअप करके थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। तो वैसे ही पोएट लोग अपनी पोएट्री को और अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। गुड राइटर्स यूज़ दिस। हमेशा क्या होता है, जो अच्छे राइटर्स होते हैं अपनी पोएट्री को और अच्छा बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Figure of speech. Figure of speech is an ornamental use of words. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary cause of idea in order to produce a greater effect in often used and craft or emphasize freshness, expression or clarity. Means फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हमेशा एक राइटर जो है अपने पोएट्री में अपने वर्ड्स को या अपनी कविता को और ज़्यादा अच्छे से एम्फसाइज करने के लिए, उस पोएट्री को और ज़्यादा फ्रेशनेस या अपने एक्सप्रेशंस को और अच्छे से व्यक्त करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए पोएट अपने पोएट्री में उन वर्ड्स का यूज़ करता है। और वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग खुद को सजाने के लिए ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पोएट्री का ऑर्नामेंट माना जाता है कि पोएट्री का आभूषण है। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर these topics of the figure of speech. First one is simile, next one is metaphor, and next onomatopoeia, hyperbole, personification, apostrophe, oxymoron. So we will start from the first topic, but before going through हम ये देखेंगे कि अगर आपको ये फिगर ऑफ स्पीच को याद करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, मीन्स कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आपको लर्न करनी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। सो स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम में मोस्टली 2 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके इंग्लिश फर्स्ट के पेपर में आते हैं, मतलब आपके प्रोज के सिलेबस में कंक्लूड किए जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका होता है वो पूछा जाता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, और इन्हीं किसी एग्जाम्पल्स में से वो एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं और एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और पूछते हैं उसकी डेफिनेशन लिखिए विथ 3 या 2 एग्जाम्पल्स, ऐसे करके उनका क्वेश्चन होता है। ये पहला क्वेश्चन होता है। और फिगर ऑफ स्पीच से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो 2-3 एग्जाम्पल्स नीचे लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर पे और पूछते हैं आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम दिस गिवन सेंटेंसेस। तो जो आपको लाइंस पोएट्री की दे दी जाती हैं उनमें से आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको डेफिनेशन लिखनी होती है किसी भी 1 या 2 फिगर ऑफ स्पीच की। सो अगर अब आपको याद करना है कि कितनी फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हमने आपके लिए तैयार किया है। वो क्या है, शैम्पू। तो शैम्पू का यूज़ तो सभी लोग करते हैं, तो अगर आपको याद करना है तो अगर आप अपने माइंड में ये वर्ड रख लेते हैं कि शैम्पू मीन्स फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगी। तो एस फॉर सिमली एंड हाइपरबली एंड एपोस्ट्रोफी, एम फॉर मेटाफर, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरॉन एंड ओ फॉर ओनोमोटोपिया। फर्स्ट वन एस से जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिमली। एच से क्या बन रहा है, हाइपरबली। एंड ए फॉर एपोस्ट्रोफी, एम फॉर मेटाफर, P for personification, O for oxymoron and O for onomatopoeia. So शैम्पू वर्ड से आपको ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगी। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज simile. A simile is the comparison of two unlike things using like
और एज। सिमिली क्या होती है? दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और उन्हें आपस में कंपैरिजन की जाती है, और जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट वन है लाइक और नेक्स्ट वर्ड क्या है? एज। मीन्स एज और लाइक जिस पोएट्री की लाइन में आपको यूज़ की हुई मिल जाएगी और दो अनलाइक कॉन्सेप्ट को वो कंपेयर कर रही होगी, चीज़ों को, थिंग्स को कंपेयर कर रही होगी, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? सिमिली। और सिमिली को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स लाइक अ पिग। अब ही अलग है और पिग अलग है, दोनों लोगों को आपस में कंपेयर किए जा रहा है कि वो बिल्कुल ऐसे खाता है कि जैसे कि पिग। तो अब कोई इंसान क्या पिग के जैसे खा सकता है? एक जानवर के तरीके से खा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन में ये दिखाया जा रहा है कि वह जो है वो पिग की तरह खाता है। तो यहाँ पर दो अपोजिट जो हैं थिंग्स हैं, दो अपोजिट चीज़ें हैं और उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है। कंपैरिजन वर्ड्स कौन सा यूज़ किया गया है? लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है। कंपैरिजन वर्ड जो यूज़ किया गया है वो क्या है? लाइक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? द ग्लो ऑफ हर फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन। उसके चेहरे का जो है ग्लो इतना ज़्यादा जो है शाइनिंग है जैसे कि वो सूर्य की रोशनी। तो एज ब्राइट एज सनशाइन। अब देखिए यहाँ पर सिमिली के जो आइडेंटिफिकेशन टू वर्ड्स हैं वो क्या है? एज और लाइक। यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है, तो उसके चेहरे की ग्लोरी को कंपेयर किया जा रहा है सन की ब्राइटनेस से। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो आप ऐसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। अगर आपको किसी भी सेंटेंस की मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रही है और आपने उस सेंटेंस में जैसे ही एज और लाइक देखा, तो आप 100% श्योर होके वहाँ पर सिमिली लगा सकते हैं, क्योंकि 12th के जो सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच दी हैं वो हैं 12, और उसमें सिमिली ही एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या है? दैट इज मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में हम रूपक अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। अ मेटाफर इज द कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स और एक्सप्रेशंस, समटाइम्स यूजिंग द वर्ब टू बी एंड नॉट यूजिंग लाइक और एज इन अ सिमिली। मीन्स कंपैरिजन को हम लोग ये भी बोलते हैं अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। जैसे सिमिली में दो चीज़ों की कंपेयर की जाती है, बिल्कुल वैसे ही मेटाफर में भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन क्या है, वहाँ पर एज और लाइक वर्ड का यूज़ करके उनको कंपैरिजन की जाती है, और यहाँ पर मेटाफर में आप उस चीज़ को बिल्कुल वैसे ही मान लेते हैं कि हाँ वो वही बन गया है। जैसे अगर आप किसी इंसान को कहें कि वो तो बिल्कुल जो है शेर के जैसा है, वो बिल्कुल शेर ही है। अब जब आप कहते हैं वो बिल्कुल शेर के जैसा है, तो वहाँ पर आप सिंपली बोल रहे हैं, उसको उसके जैसा बना रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं वो शेर है, तो मतलब शेर और वो एक समान हो गया, उसमें कोई जो तुलना की जा रही है उसमें इक्वालिटी आ गई है, वहाँ पर उसको इक्वल बना दिया गया है। तो वहाँ पर क्या हो गया? वहाँ पर मेटाफर हो गया है। जैसे जब टीचर कभी बहुत ही गुस्से में क्लास में एंट्री करती है तो बच्चों को क्या बोलते हैं? तुम लोग बिल्कुल गधे हो। तो मीन्स वहाँ पर वो स्टूडेंट को गधा, बिल्कुल गधे के समान ही बना देती है। ये नहीं है कि वहाँ पर उन लोगों में कंपैरिजन की जा रही है, वहाँ पर उनको उनके जैसा ही बना दिया जाता है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। और यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो क्या है? इज एम आर या वॉज वर्ड का यूज़ किया जाएगा। बी फॉर्म में जो वर्ब आएगी तो वहाँ पर मेटाफर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ पिग। अब इसके पहले आपने सिमिली में देखा था कि ही इज़ लाइक अ पिग या ही ईट्स लाइक अ पिग, लेकिन यहाँ पर उसे बिल्कुल पिग के जैसा ही बता दिया गया कि वही पिग है। माई टीचर इज़ एन एंजल। मेरी टीचर जो है एक एंजल हैं, एक देवदूत हैं। तो टीचर अलग हैं, देवदूत अलग हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पर ऐसे बताया गया कि टीचर ही देवदूत हैं उनकी। यू आर अ टुलिप। तुम एक टुलिप हो। अब ये जो लाइन है ये जो है एक पोएट्री से ली गई है। वो क्या है? फ्रॉम अ मेडिटेशन ऑफ हिज मिस्ट्रेस। इस पोएट्री से ली गई है जो कि रॉबर्ट हेरिक ने लिखी है। और यहाँ पर क्या है? मेटाफर का यूज किया गया है। यू आर अ टुलिप। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज ओनोमोटोपिया। एंड ओनोमोटोपिया is a word that imitates
द साउंड इट्स रिप्रेजेंट्स। ओनोमेटोपिया क्या होता है? जिसमें जो है साउंड वर्ड आते हैं, मीन्स किसी भी वर्ड के साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ओनोमेटोपिया। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनि सूचक अलंकार। जिसमें किसी शब्द की आवाज में उसका अर्थ स्पष्ट हो, मीन्स शब्द की आवाज से ही हमें पता चले कि वहां पर कौन सी ध्वनि जो आ रही है, वहां पर कौन सा साउंड फिगर ऑफ स्पीच होती है? ओनोमेटोपिया। फॉर एग्जाम्पल, द चिमिंग ऑफ द बेल। बेल के जो साउंड है उसे क्या बोलते हैं? चैमिंग। मीन्स बेल घंटी बजने की जो साउंड है वो क्या है? चैमिंग। नेक्स्ट वन इज द बॉम्ब ऑफ द एक्सप्लोजन। मीन्स जितने पटाखे होते हैं उनकी साउंड कैसी होती है? बूम। बूम का साउंड करके वो लोग जो है उनका विस्फोट होता है, तो वहां पर उस साउंड वर्ड को क्या बोला गया है? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई हो रही है? ओनोमेटोपिया। एंड tinkling, slag bells, clink, fire bells, mellow, chiming weddings bell, tolling, mowing and grounding funeral bells। ये पोयम आपकी जो ये लाइनें हैं ये ली गई हैं द बेल पोयम से, और यहाँ पर सब कहीं ओनोमेटोपिया का यूज किया गया है। नेक्स्ट आपकी जो लिटरेरी फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? हाइपरबली। अ हाइपरबली इज एन एग्जेगरेशन ऑफ और एन ओवर स्टेटमेंट। मीन्स हाई फाई बोलना। जब आपको लगता है कि कोई आपके सामने आया है और अचानक से वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, मीन्स जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। मीन्स अगर आप किसी जो है बहुत ही पुअर पर्सन को जानते हैं, जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, जिससे लोग मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, वो ऑल ऑफ सडन आपके पास आए और कहे कि मेरा तो प्राइम मिनिस्टर से रोज़ का मिलना जुलना है, हम उनके साथ ही बैठ के खाना खाते हैं और वो तो हमको बिल्कुल दोस्त की तरह मानते हैं, तो ये आपके लिए क्या है? आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे वो आपके सामने बिल्कुल सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें जो हैं, आप ऐसे साउंड्स या ऐसे वर्ड्स या ऐसे कोई स्टेटमेंट सुनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? हाइपरबोली है। मीन्स वो सामने वाला आपके सामने बातों को बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फीट आर एज बिग एज बोट्स। उसके जो पैर हैं वो इतने बड़े हैं कि जैसे कि बोट। अब ऐसा क्या हो सकता है कि किसी के पैर एक बोट के समान हो? तो यहाँ पर क्या है, देखिए उनके पैरों को बोट के समान बताया गया है, और यहाँ पर क्या है? बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोली। एंड नेक्स्ट, आई नियरली डाइड लॉफिंग। मीन्स वो हंसते हंसते बिल्कुल मरने ही वाला है। तो ऐसा होता है कि कभी कोई हंसते हंसते मरने वाला हो, तो यहाँ पर भी क्या है? बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? हाइपरबोली। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई। उनका जो चीफ है वो बिल्कुल पर्वत के समान ऊंचा है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि किसी की हाइट इतनी ज्यादा है कि वो पर्वत के बराबर हो गया हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देयर चीफ वॉज माउंटेन हाई। तो उसे वो ऐसा भी कह सकते थे कि माई चीफ इज वेरी गुड, मगर नहीं, उनको अपनी बात को और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना था, तो उन्होंने उनकी क्वालिटी को, उनकी पर्सनालिटी को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया है। क्या बोला? कि वो माउंटेन हाई मीन पर्वत के जितने ऊंचे हैं। तो ये हाइपरबोली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिसमें वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक बड़ा या छोटा या अधिक अच्छा या अधिक बुरा प्रदर्शित किया जाता है। तो वहां पर कौन सी जो है फिगर ऑफ स्पीच होती है? हाइपरबोली। नेक्स्ट जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। personification, giving human quality or things that are not human। means personification को हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को सजीव मान लिया जाता है। मीन्स जो चीजें निर्जीव हैं और उन्हें भी हम जब जीवित मान के उनसे बातें करते हैं, उनको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो हमसे रोज बातें करते हैं या हमारे कांटेक्ट में है, तो वो क्या होती है? वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, द मून लुक डाउन एट मी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम मून की तरफ देख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि मून मेरी तरफ देख रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मून क्या है? एक
ग्रह हैं, तो ग्रह तो हमारे साइड नहीं देख रहा है, तो यहाँ पर क्या किया है, निर्जीव जीव को उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया, उसे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग बना दिया, जैसे कि मेरा फ्रेंड मेरी तरफ देख रहा हो। यहाँ पर वैसे इन्होंने बताया द मून लुक डाउन एट मी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या है, एपोस्ट्रॉफी। इन एपोस्ट्रॉफी वे एड्रेस अ डेड पर्सन और some lifeless thing or an abstract idea as living person। मीन्स एपोस्ट्रॉफी को जो है हम लोग ये मानते हैं कि जैसे जिसमें मरे हुए व्यक्ति को या अनुपस्थित व्यक्ति को या उन्हें बिल्कुल मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हैं। मीन्स इंसान हमारे साथ है भी नहीं, वो मर चुका है या वो उस जगह पे है नहीं, वहाँ पर उपस्थित भी नहीं है, फिर भी हम उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो कोई लिविंग पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग। अब डेथ कोई जीवित इंसान तो है नहीं जिससे हम संबोधित कर रहे हैं कि अरे हाँ तुम कहाँ हो, कहाँ थे इतने दिन से, लेकिन यहाँ पर वो डेथ से क्या कह रहे हैं, ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। अब यहाँ पर हम लोग संसार को संबोधित कर रहे हैं, जीवन को संबोधित कर रहे हैं और समय को संबोधित कर रहे हैं। तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है और हम उनसे तभी भी उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको जीवित बता रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। वो कब्र से कह रहे हैं, मृत्यु से कह रहे हैं कि तुम्हारी विजय कहाँ है। तो यहाँ पर कब्र या मृत्यु को जब हम जीवित मान रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो जीवित होती है या कोई वस्तु है या कोई जीवित पर्सन है जो हमारे सामने उपस्थित है, मुझसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेव को संबोधित किया जा रहा है, तो कौन सी जो है फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी। और सिंपली जब आप किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ देखेंगे पोएट्री में और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बहुत ही इजीली वहाँ पर जैसे एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ देखेंगे, आप क्या बताएंगे वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बहुत ही सिंपल है, इसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ साइड बाय साइड रख दिया जाता है। वर्ड्स दैट आर अपोजिट यूज साइड बाय साइड, मीन्स अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वो एक साथ हैं। जब ऐसा होता है तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ऑक्सीमोरॉन। और ऑक्सीमोरॉन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विरोधाभास अलंकार, जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ दिए हुए होते हैं। मीन्स अलग अलग गुण होते हैं लेकिन वो एक साथ दिए जाते हैं, चाहे वो सत्य हो उनका असत्य हो, लेकिन वो एक साथ ही रखे जाते हैं, किसी विशेष अवस्था में एक साथ सत्य को व्यक्त करते हैं। जंबो शिप। अब जंबो मीन्स क्या होता है, बहुत ही भारी भरकम, और श्रिम्प मीन्स बहुत ही हल्का या कमजोर, तो दोनों को साथ में रखा गया है, दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। हॉट चिली, लेट्स सी मोर एग्जांपल्स, दैट इज दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब वो ऐसा कौन सी बात होती है जो ओपन भी है और सीक्रेट भी है। सीक्रेट मीन्स जब हम किसी चीज को छुपा के रखते हैं, और ओपन मीन्स जो बात सब लोग जानते हैं। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं और दोनों को क्या है, साथ में रख दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपोजिट वर्ड सारे याद होने चाहिए। अगर अपोजिट वर्ड्स आपको सारे पता हैं तो आप बहुत ही ईजिली ऑक्सीमोरॉन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय इज रेगुलरली इररेगुलर। अब ऐसा कौन सा इंसान होगा जो रेगुलर जा भी रहा है और इररेगुलर भी है। तो यहाँ पर आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कोई इंसान धूर्त भी है और साधारण भी है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो जो शैतान सा लड़का है वो धूर्त है और साधारण भी है। तो यहाँ पर देखिए कनिंगली का जो अपोजिट है वो क्या होगा, सिंपल। तो दोनों वर्ड्स को साथ में रखा गया है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी सारी जो है फिगर ऑफ स्पीच खत्म हो रही हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। सो टेस्ट योर नॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही क्लैटर्ड एंड
clanked as he washed the dishes. अब clatter मीन्स क्या होता है, खड़खड़ाना, एंड क्लंक का मतलब होता है झंझनाना। और वो कह रहा है वो बिल्कुल इसमें एग्जाम्पल वह बिल्कुल ऐसे जो हैं खनखना और झंझना रहा है जैसे कि वो बर्तन धुल रहा हो। तो यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच है? अब साउंड वर्ड यूज किए गए हैं, क्लैटर एंड क्लैंग, आपको समझ में आ गया होगा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइफ इज अ बीच। अब देखिए जीवन को क्या बताया गया है कि वो बीच है, तो अब जीवन को ही बीच बता दिया गया, उसे ही समुद्र का किनारा बता दिया गया है। अब आप समझ तो गए हैं होंगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। So next question, that is the river falls under us like a trap door. अब ये तो बहुत ही इजली आप समझ गए होंगे, लाइक वर्ड का यूज हुआ है किस फिगर ऑफ स्पीच में होता है, सिमली में। सो आंसर यहाँ पर क्या है, सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव हर्ड दैट जोक अ बिलियन टाइम्स बट इट स्टिल क्रैक्स मी अप। अब उसने ये जोक बहुत बार सुना है लेकिन वो अभी भी इस बात पर ऐसे ही गरज रहा, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा, बहुत ही ज़्यादा खुशी से वो हंस रहा है। क्या बोला जा रहा है, बताइए, क्या आइडेंटिफाई आप कर पा रहे होंगे? कमेंट सेक्शन में आप आंसर अपना दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया है, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजिंग बी स्टार्टल्ड मी। बजिंग बी, अब यहाँ पर साउंड यूज हुआ है, बी का साउंड क्या है, बजिंग। कौन सी है फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपिया, साउंड वर्ड आए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी लुक एट हिम विद फायर इन हर आईज। उसने उनकी तरफ बिल्कुल ऐसे देखा कि जैसे उसकी आंख में आग जल रही हो। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। बिल्कुल वैसे ही देखा कि जैसे आंख में आग जल रही हो। अब आंख में तो आग जल नहीं सकती, आंख को बिल्कुल फायर से ही रिलेटेड बता दिया गया कि वो फायर ही है उसकी आंख में। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। नेक्स्ट, द सन ट्रैप्ड इट्स आर्म अराउंड माई शोल्डर्स। उन सूर्य ने अपनी बाहें मेरे कंधों पर फैला दी। तो अब सूरज नीचे धरती पर तो आया नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, यू लुक्ड प्रिटी अगली इन दैट ड्रेस। तुम इस ड्रेस में सुंदर और कुरूप दोनों लग रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ड्रेस पहन के हम सुंदर भी लगे और भद्दे भी लगे। अब अपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। So student, I hope you understand very well the whole chapter of today's. I hope you like my video. Please hit the like button, and for many more such videos, please subscribe my channel, and if you have any query then comment your question on comment box. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.